Good evening, students. Am I audible? Can everyone hear me clearly? Okay. Okay, great. Okay. So we are again back with another part. Okay, fine. So I'll start sharing my screen. Can everyone see my screen? Is my screen visible to everyone? Okay. Okay. Okay, great. तो कल तक हमने कैलोरीमीटर के बारे में पढ़ा था. ओके, हमने इक्वेशन देखा था. हमने वो कैलोरीमीटर का काम क्या है, फंक्शनिंग क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में पढ़ा था. ठीक है. उसके बाद कैलोरीमीटर का इक्वेशन जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है. हमको किसी चीज की स्पेसिफिक हीट जाननी हो, या हमें उसको उसका चेंज इन टेम्परेचर जानना हो, या फिर यस आई विल जूम इट. सो कुछ भी हमें उस सब्सटेंस के बारे में जानना हो तो हम कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू हीट. ओके, इज दिस क्लियर? इज दिस ओके? दिस मच इज ओके? ओके, ग्रेट. तो हमने ये कैलोरीमीटर का देखा. अब डेल्टा टी क्या होता है? जब भी कुछ भी रिलेटेड टू डेल्टा आता है, ओके, या फिर डेल्टा टी हो या डेल्टा वी हो या डेल्टा एल हो, इसका मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन लेंथ. तो डेल्टा इज नथिंग बट ये हम इसको वैल्यू देते हैं चेंज इन टेम्परेचर का, इसलिए हम इसे डेल्टा यूज करते हैं. डेल्टा का मतलब क्या होता है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. ओके, या फिर अगर इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंस जो हम मेजर कर रहे हैं, हीट जिसकी. ठीक है, तो अभी हम आगे जाएंगे. हमने कल एक सॉल्व एग्जाम्पल देखा था और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था. सबने ये होमवर्क किया है कि आपको ये कैलकुलेशंस अपने ओन पे सॉल्व करने थे अलोंग विथ कैंसलेशंस. सभी ने ये होमवर्क किया है? क्विकली आंसर मी. कैलकुलेशंस किए हैं सभी ने? सिर्फ कादम्बरी ने किया है और किसी ने नहीं किया? ये स्टुडंट्स अजून कोणीही नाही केलंय? फक्त कादंबरीने कंप्लीट केलंय होमवर्क? हा, तुम्हाला होमवर्क आज परत कंप्लीट करायचंय. ओके, ज्यांनी नाही केलं आहे त्यांना परत हा एकदा आज करायचंय. फक्त तुम्हाला काही नाही करायचंय. इकडे हे फॉर्म्युला ऑलरेडी डिस्प्लेड आहे. फक्त तुम्हाला हे कैलकुलेशंस वर्कआउट करायचे. यहाँ पे कैंसलेशंस कैसे हुआ है, पॉइंट का कन्वर्जन कैसे हुआ है. वेरी गुड नंदिनी. ओके, सो ये आपका सॉल्व एग्जाम्पल था. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ हीट. अब आप सभी को पता है इफेक्ट्स ऑफ हीट. ओके, मग चांगलं. नाइस, ग्रेट ग्रेट विकास. तो अभी हम इफेक्ट्स ऑफ हीट पर चलते हैं. हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा था. ओके, हमारे प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में हमने ये पढ़ा था कि इफेक्ट्स ऑफ हीट क्या क्या होते हैं. जब हम किसी भी मॅटर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट अप्लाय करते हैं, कुठल्याही वस्तूला आपण जेव्हा ऊर्जा देतो किंवा उष्णता देतो, ओके, जेव्हा आपण त्याला हीट देतो तेव्हा ती काय होते? वस्तू त्याच्या आतले मॉलिक्यूल्स मूव होऊन ते एक्सपैंड होतात. करेक्ट? ओके, उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स मूव होके ऑसिलेट होके वो चीज एक्सपैंड होती है. स्पेशली आपको इफेक्ट्स ऑफ हीट ज्यादा नजर आएंगे सॉलिड्स में. अग्रीड एवरीवन? एवरीवन अग्रीज विथ मी? ओके, तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. ओके, first is expansion. Effect of heat on the matter is expansion and contraction. और second है change of the state. जब expand होगा और contract होगा कोई भी चीज, क्योंकि कोई भी चीज expand होती है heat आने पे और heat निकल जाने पे contract हो जाती है, तो उसके बाद उसका change of state होता है.
उसका स्टेट जो है वो सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, लिक्विड से गैस बन जाता है। अगर आप फॉर एग्जांपल आइस को देखो, अगर आइस की हीट निकल जाती है, जब हम आइस को फ्रिज में से बाहर लाते हैं, ओके, उसका कोल्डनेस निकल जाता है और उसमें जब हीट आती है, जब ये हीट के कांटेक्ट में आता है, एटमॉस्फेरिक हीट के कांटेक्ट में आता है, तो आइस अपना स्टेट चेंज करके, सॉलिड स्टेट चेंज करके क्या करता है, मेल्ट होता है और लिक्विड स्टेट में चला जाता है। अगर हम उसको और ज्यादा हीट दे दे, बर्नर पे रखे या गैस पे रखे और उसको हीट प्रोवाइड करे, तो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। यस और नो स्टूडेंट्स? यस और नो? ओके, तो ये जो है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बेस्ड होता है इफेक्ट्स ऑफ हीट पे। और इफेक्ट्स ऑफ हीट का दूसरा पार्ट क्या है, चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, इन ये चैप्टर में हम फिलहाल इफेक्ट्स ऑफ हीट पढ़ेंगे, दैट इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। चेंज ऑफ स्टेट हम हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे। ओके, तो इस लेसन में वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट एक्सपेंशन। ओके, तो हम देते हैं एक्सपेंशन कौन कौन से स्टेट ऑफ मैटर पे इफेक्ट करता है, सॉलिड पे किस तरह से इफेक्ट करता है, लिक्विड पे किस तरह से इफेक्ट करता है, और गैसेस पे किस तरह से इफेक्ट करता है। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं एक्सपेंशन पे। एक्सपेंशन का मतलब क्या है? एक्सपेंशनचा अर्थ काय आहे? जेव्हा आपण कुठल्याही वस्तूला हीट देतो, ओके, त्याचं टेम्परेचर जे आहे ते इंक्रीज होतं। ओके, जब हम किसी भी चीज को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है और वो एक्सपैंड हो जाता है, उसके मॉलिक्यूल जो है वो अपनी स्पेसेस बढ़ा लेते हैं, अपनी साइज को बढ़ा लेते हैं और वो एक्सपैंड हो जाते हैं। इट्स एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन द इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। ओके, अब इसका एक्सपेंशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के राइज पे डिपेंड करता है या इंक्रीज इन टेम्परेचर डिपेंड करता है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा एक्सपेंशन होगा। यहां तक कि क्लियर है सभी को? ऑल द स्टूडेंट्स? यस। तो हमारे यहाँ पे है सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस ऑल एक्सपांड ऑन रिसीविंग हीट। यू ऑल अग्री विथ मी? यहाँ पे आप अग्री करते हो मेरे साथ? सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों भी एक्सपांड होते हैं। ओके, ग्रेट। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड किस तरह से एक्सपांड होता है और सॉलिड के एक्सपांशन का इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं। ओके, सर्वात आधी आपण एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स बघूया आणि त्याच्यामध्ये कुठला इक्वेशन कसा डिराईव्ह होतो ते पण पाहूया। ओके, तर सगळ्यात पहिले सॉलिड्स मध्ये लिनियर एक्सपांशन येतं। ओके, आता लिनियर एक्सपांशन काय असतं? लिनियर एक्सपांशन ऑफ सॉलिड इज इंक्रीज इन इट्स लेंथ। जे पण लेंथ रिलेटेड असेल, जो भी चीज सॉलिड्स में लेंथ से रिलेटेड रहेगी, ओके, और उसमें इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो हम उसको लीनियर एक्सपेंशन कहेंगे। ओके, चेंज इन साइज ऑफ लेंथ होगा तो हम उसे लीनियर एक्सपेंशन कहेंगे। तो लीनियर एक्सपेंशन का मतलब है द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ वायर। अगर वो वायर है या फिर रॉड है या फिर कोई तरह का सिलेंडर है, तो उसकी लेंथ में जब डिफरेंस होगा या उसकी लेंथ एक्सपांड होगी, ओके, कभी एक्सपांड होगी उसकी लेंथ जब हम उसको इंक्रीज इन टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, मतलब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। तो जब भी कोई भी सॉलिड हीट के कांटेक्ट में आते ही अपनी लेंथ इंक्रीज कर देता है, ओके, लेंथ इंक्रीज करता है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। एवरीवन इज क्लियर विथ लीनियर एक्सपेंशन? एवरीवन? ओनली कादम्बरी इज क्लियर? बाकी सबको डाउट है? यस स्टूडेंट्स? सभी को समझा? सबसे पहले हम एक्सपेंशन में पढ़ रहे हैं एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स। ओके, सगळ्यात आधी आपण बघूया एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स मध्ये काय होतं आणि आपण आता बघतो आहे लिनियर एक्सपेंशन। ओके, आई जस्ट रिपीट अगेन। हमने अभी स्टार्ट किया है, विशाल अभी आप ध्यान दीजिए, इफेक्ट्स ऑफ हीट स्टार्ट किया है, नया टॉपिक। इफेक्ट्स ऑफ हीट दो टाइप के होते हैं, एक तो एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और दूसरा क्या होता है, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर।
एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में मॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ते हैं और कम होते हैं, ओके। पर चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर में क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, ये कन्वर्जन होता है। द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल इज आइस का कन्वर्जन। जब आप रेफ्रिजरेटर में से आइस निकालते हो तो आइस को आप एटमॉस्फेरिक या रूम टेम्परेचर में लाते हो तो वो मेल्ट होना स्टार्ट करता है। अगर आप उसको थोड़ा और हीट दोगे, ओके, तो वो इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा। मेल्ट होने के बाद लिक्विड स्टेट से वो इवेपोरेट होके गैसियस स्टेट में एंटर करेगा। तो यहां तक के क्लियर है सभी को क्या होते हैं दो तरह के इफेक्ट्स, ओके। अब एक्सपांशन, अब हम ये स्टेट ऑफ मैटर जो है, यहाँ वाला चेंज ऑफ स्टेट, ये हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, ये अभी आपको है नहीं। अभी हमारे पास क्या है, एक्सपांशन से रिलेटेड है, ओके। यस, वेरी गुड, जस्ट लाइक एन आइसक्रीम, करेक्ट। तो अभी हम एक्सपांशन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है एक्सपांशन। तो अभी हमने शुरू किया है एक्सपांशन फ्रॉम सॉलिड्स। सॉलिड के बाद हम लिक्विड का एक्सपेंशन देखेंगे, लिक्विड के बाद हम गॅसेस का एक्सपेंशन देखेंगे, ओके। तर आता काय झालं आहे, जेव्हा आपण कुठल्याही वस्तूला हीट देतो, कोई भी सब्सटेंस रहे, वो इंक्रीज होता है, ओके। जैसे कि आप आइसक्रीम को हीट दोगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, करेक्ट। तो कोई भी चीज को अगर आप हीट दोगे तो उसके मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होते हैं और फिर वो अपना एक्सपैंड होना शुरू करता है। इट्स एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अभी जाहिर सी बात है, अगर आप हीट दोगे तो मतलब आप उसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हो। तो जब चेंज इन टेम्परेचर होगा तो ये एक्सपेंशन बताएगा। तो ये कहाँ कहाँ पे दिखाई देखने को मिलता है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, दे ऑल एक्सपांड ऑन रिसीविंग हीट। ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर जो है वो हीट मिलने पे अपने आप को एक्सपांड करना शुरू करते हैं। यहां तक कि क्लियर है अभी सभी को? विशाल, आर यू क्लियर? आगे बढ़ू मैं? ओके, ओके, ग्रेट। तो अभी हमने सबसे पहले स्टार्ट किया लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में, ओके विशाल, लीनियर एक्सपेंशन में हमने ये देखा कि लीनियर एक्सपेंशन का मतलब क्या है। तो लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज इंक्रीज इन द लेंथ। लीनियर मतलब नथिंग बट लेंथ। लीनियर वर्ड इज रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ अ सब्सटेंस। तो अगर वो आपकी वायर हो या रॉड हो या कोई भी सॉलिड हो, तो वो कभी इंक्रीज होगा जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो वो अगर लेंथ वाइज इंक्रीज होगा तो हम उसको बोलेंगे लीनियर एक्सपेंशन। वायर होगा, रॉड होगा या कोई भी सॉलिड सिलेंडर होगा, अगर वो लेंथ में इंक्रीज हुआ विथ चेंज इन टेम्परेचर तो हम उसको बोलेंगे लीनियर एक्सपेंशन। इतना क्लियर है सभी को? ओके, ओके, अभी हम चलते हैं पीपीटी की ओर। तो अभी हमने यहाँ पे देखे हैं इफेक्ट्स ऑफ हीट, ठीक है, ये अभी हमने रिवाइज कर दिया है ऑलरेडी। अभी हम चलते हैं लीनियर एक्सपेंशन पे। अभी आप यहाँ पे देखो, ये एक पूरा रॉड है, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये आपका पूरा का पूरा रॉड है, ठीक है। रॉड में क्या है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि येलो पार्ट है, एक ऑरेंज पार्ट है। येलो पार्ट जो है ये ओरिजिनल रॉड है, L1 लेंथ का रॉड है, ओके। ये L1 लेंथ का रॉड है, इसका टेम्परेचर है T1, ठीक है। हमारे पास एक रॉड है जिसका L1 लेंथ है, इतना इतना लेंथ है येलो कलर का, और इसका टेम्परेचर कितना है T1। अब मैंने इसको T2 टेम्परेचर पे इंक्रीज किया, इसका टेम्परेचर मैंने T1 से इंक्रीज करके T2 बनाया, ओके। तो जाहिर सी बात है आपका रॉड एक्सपांड होगा कि कॉन्ट्रैक्ट होगा? एव्हरीवन राईट इन चॅट बॉक्स, सगळ्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये लिहा। जेव्हा तुम्ही तुमच्या रॉडला एक्सटर्नल हीट देणार, व्हेरी गुड। एनी अदर स्टुडंट्स? जेव्हा एक्सटर्नल हीट प्रोव्हाइड करणार, येस, तर त्याची लेंथ एक्सपांड होणार की कॉन्ट्रॅक्ट होणार? अदर स्टुडंट्स ऑल्सो? येस, कादंबरी व्हेरी गुड, विशाल व्हेरी गुड, वेदांत व्हेरी गुड, येस विकास वेरी गुड। एनी अदर स्टूडेंट्स? वेरी गुड स्टूडेंट्स। सो इसकी लेंथ जो है वो एक्सपांड होगी।
तो ये जो लेंथ में जो एक्सपेंशन आपको दिख रही है फ्रॉम L1 लेंथ टू L2 लेंथ, इसे हम लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। ओके और ये लीनियर एक्सपेंशन कब होता है? जब T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर चेंज होता है, इंक्रीज होता है टेम्परेचर, तो साथ में इसकी लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि एक्सपांड हो जाएगी। ओके तो हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया है? व्हेन देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ रॉड, ओके L1 से लेके T1 से लेके T2, तो उसकी लेंथ भी L2 बन जाएगी। द चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ। अभी यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है, ये जो चेंज इन लेंथ है ये प्रोपोर्शनल रहेगी ओरिजिनल लेंथ के साथ। ओके इसका मतलब ये है जितना आप टेम्परेचर देंगे उतनी ही लेंथ बढ़ेगी। ओके अगर आप कम टेम्परेचर देंगे तो कम लेंथ बढ़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो ज्यादा लेंथ बढ़ेगी। ये समझा प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है? ओके एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑल्सो, तो इसका मतलब ये है कि लेंथ का चेंज होना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंक्रीज इन टेम्परेचर डिपेंड करता है। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा? डेल्टा टी, ये डेल्टा है, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। इसका मतलब ये है T2 लेंथ है, ओके T2 टेम्परेचर है, माइनस T1 जब हम करेंगे तो हमको डिफरेंस इन टेम्परेचर मिलेगा। ये हमने ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। ओके सो वी कैन राइट द चेंज इन लेंथ एज फॉलो। तो हम चेंज इन लेंथ कैसे लिख सकते हैं? चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल सिंबल है। ओके चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब ये है L2 is proportional to change original length L1 and change in temperature मतलब डेल्टा T। ओके तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे L2 माइनस L1 is directly proportional to L1 into delta T। ओके चेंज इन लेंथ मतलब कुछ नहीं है, L2 में से जब हम L1 निकालेंगे तो हमको कितना चेंज हुआ है वो पता चलेगा। एवरीवन अग्रीज हियर? L2 लेंथ कभी मिलेगी हमको, चेंज इन लेंथ कभी मिलेगा? जब हम एक्सपांडेड लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ को माइनस करेंगे तो हमको चेंज इन लेंथ मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा L2 माइनस L1। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? ओरिजिनल लेंथ के साथ और चेंज इन टेम्परेचर। तो ओरिजिनल लेंथ का नाम है हमारा L1 और चेंज इन टेम्परेचर का नाम है हमारा T2 माइनस T1। तो मैं T2 माइनस T1 लिखने के बदले मैंने डेल्टा T लिख दिया यहाँ पे। इज दिस करेक्ट? सगळ्यांना समजलं? ओके मी एवढा मोठा इक्वेशन लिहिण्यापेक्षा T2 मायनस T1 लिहिण्यापेक्षा मी इकडे ह्याला कन्वर्जन जी व्हॅल्यू होती डेल्टा टीची ती लिहिली मी इकडे। ओके आता पुढे बघूया इक्वेशन नंबर 6 कसा आला। आता L2 माइनस L1 ये जो प्रोपोर्शनल है मतलब इक्वल टू बना देंगे हम इसको। ओके और ये प्रोपोर्शनलिटी को लैम्बडा के साथ सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके क्यों करेंगे? आई विल टेल यू। अभी L1 और डेल्टा टी सेम रहेगा। ये जो लैम्बडा है आपका, ठीक है, आप इसको सबको मल्टीप्लाई कर दो। ये सब मल्टीप्लीकेशन है तो इसको मैंने साथ में ले लिया। ठीक है यहाँ का माइनस L1 जो है यहाँ पे इक्वल टू के इस तरफ आके प्लस हो गया। ओके तो मैंने L1 प्लस L1 ये सारा एक साथ ले लिया और यहाँ का माइनस L1 को इक्वल टू के इस तरफ लाके L1 कर दिया। तो ये माइनस इक्वल टू के इस तरफ जाके प्लस होगा। इतना समझा सभी को? ये स्टेप समझी? ये स्टेप टेक्स्ट बुक में नहीं है। इतना समझा एवरीवन? मैं आगे बढ़ू? आगे बढ़ू मैं? स्टूडेंट्स गिव मी यस और नो? यस आई विल रिपीट अगेन। सबसे पहले हमने क्या किया है यहाँ पे, ये हमारी L1 लेंथ है। ठीक है ये जो L1 लेंथ है, जब ये L1 लेंथ का L2 लेंथ बनता है तो हम इसको लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं। इतना सभी को क्लियर है? करेक्ट। और ये लीनियर एक्सपेंशन टेम्परेचर राइज की वजह से होता है। इतना क्लियर? ओके अब हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आपकी टेम्परेचर बढ़ेगी, ओके
आपकी L1 लेंथ की जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर कैसे बढ़ेगी, T1 से लेके T2 तक बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपका T1 टेम्परेचर है 5 डिग्री, तो T2 बनेगा सपोज 10 डिग्री। ओके, तो अभी मुझे चेंज इन टेम्परेचर चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मुझे चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू चाहिए, ये 5 डिग्री और 10 डिग्री के बीच में कितना टेम्परेचर बढ़ा है, तो मैं क्या करूंगी, T2 मायनस T1 करूंगी, बरोबर। जर मला व्हॅल्यू पाहिजे चेंज इन टेम्परेचरची, येस, तर मी T2 मधून T1 काढणार, मोठ्या संख्यामधून लहान संख्या काढणार, तेव्हा मला डिफरन्स भेटणार, बरोबर। ओके, तर मी इकडे हेच केलं। डेल्टा टीचा अर्थ काय आहे, तुमच्या मोठ्या संख्यामधून जेव्हा लहान संख्या निघते, ओके, बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकलता है, तो हमको जो आंसर मिलता है वो हमारा टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बताया है, द चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल। ये जो लेंथ है इसकी जब चेंज होती है ये प्रोपोर्शनल है किसके साथ, ओरिजिनल लेंथ के साथ। इसका मतलब ये है अगर ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर और मैंने 5 डिग्री का टेम्परेचर दिया है, तो इसकी लेंथ बनेगी 10 सेंटीमीटर और टेम्परेचर बढ़ेगा 10 डिग्री के साथ। ओके, 10 डिग्री के टेम्परेचर में 10 सेंटीमीटर बढ़ेगा, तो ये दोनों प्रोपोर्शनल हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी साथ में बढ़ती है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घटती है। ओके, म्हणून आपण बोलतो हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे। चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ अँड चेंज इन टेम्परेचर। ओके, जेव्हा पण आपण बोलतो की कुठलीही वस्तू डायरेक्टली प्रपोर्शनल असते, ह्याचा अर्थ हे आहे जर ही लेंथ वाढली तर इकडे पण लेंथ वाढली पाहिजे, जर हा टेम्परेचर वाढला तर इकडचं पण तापमान वाढला पाहिजे। ओके, तेव्हा आपण बोलतो इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल। जर इकडचं टेम्परेचर वाढला आणि इकडचं टेम्परेचर कमी झाला तर आपण बोलतो इनव्हर्सली प्रपोर्शनल, तेव्हा 1 अपॉन जी व्हॅल्यू असेल ती येते। एवढं समजलं सगळ्यांना, हा पार्ट एवढा क्लियर है सगळ्यांना, ओके, सबको क्लियर है ना, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमको इक्वेशन मिल गए हैं। L1 है हमारी ओरिजिनल लेंथ, L2 है हमारी चेंज लेंथ, T1 है हमारा ओरिजिनल टेम्परेचर, T2 है हमारा चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक कन्वर्जन फैक्टर डाल के रखा है, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी इक्वेशन डिराइव करने में। ओके, तो इसको मैंने क्या किया है, ये डी नहीं है, ये डेल्टा है, ये ट्रायंगल वाला है। ओके, सो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1, ठीक है। अब हमारे पास क्या बोला है, लीनियर एक्सपेंशन में क्या होता है, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। ओके, जब चेंज इन लेंथ होती है तो वो प्रोपोर्शनल होती है ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर के साथ। ओके, तो इसका मतलब ये है जब ओरिजिनल लेंथ चेंज होगी तो उसका टेम्परेचर भी चेंज होगा और उसकी नई लेंथ भी चेंज होगी। ये सभी को क्लियर है ना, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम इक्वल टू या लैम्बडा में कन्वर्ट करेंगे ना। लैम्बडा कहाँ से आया मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम चेंज इन लेंथ का मतलब लिख देते हैं, तो मैंने यहाँ पे चेंज इन लेंथ का मतलब लिखा L2 माइनस L1। अगर मुझे चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगी, जो इंक्रीज इन लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ करूंगी तो मुझे चेंज इन लेंथ मिल जाएगी। ओके, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी मेरी L1 के साथ और डेल्टा टी के साथ। ओके, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी ओरिजिनल लेंथ के साथ और चेंज इन टेम्परेचर के साथ, ठीक है। मैं L2 माइनस L1 को एज इट इज लिखूंगी, ये प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू बना दूंगी और यहाँ पे मैंने लैम्बडा ऐड किया। अब ये लैम्बडा आया कहाँ से, आई विल टेल यू ये कहाँ से आया। L1 को एज इट इज लिखा, डेल्टा टी को एज इट इज लिखा, ये मेरा इक्वेशन नंबर 6 हुआ। अब मैं इक्वेशन नंबर 6 को मैं और सिंप्लीफाई करूंगी, या तो मैं L1 को आइसोलेट करूंगी या तो मैं L2 को आइसोलेट करूंगी, ठीक है। तो मैंने सेफर साइड के लिए और इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करने के लिए L2 को आइसोलेट किया।
क्योंकि L1 मेरा माइनस में है। अगर मैं L1 को आइसोलेट करूंगी तो मुझे वापस साइन चेंज करनी पड़ेगी। तो मैंने L2 को अपनी जगह पे रखा और ये माइनस L1 को इक्वल टू के इस तरफ लेके गई और प्लस L2 बना दिया। जब मैंने L1 को इक्वल टू के इस तरफ लाया तो L1 बाहर रहा और ये यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे आके प्लस बन गया। तो इसको मैंने प्लस किया ये पूरे टर्म के साथ। ये सारे मल्टीप्लाई वाले हैं, इनको मल्टीप्लाई करके एक बनाया और इसके साथ मैंने L1 को ऐड कर दिया। इतना क्लियर है ये स्टेप? यस स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? यस। अब मैंने क्या किया, जब आप कॉमन चीज को बाहर निकालते हो तो ब्रैकेट में 1 बचता है, ये सभी को पता है, मैथमेटिक्स में सिखाया है। ओके, जब हम L1 को कॉमन निकालते हैं दोनों टर्म में से, तो यहाँ से मैंने L1 निकाला, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बाकी के टर्म्स है, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है L1 के साथ, तो यहाँ पे 1 रहेगा। तो मैंने L1 और L1 दोनों जगह से कॉमन लिया, बाहर निकाला L1, तो यहाँ पे 1 बचा प्लस लैम्बडा डेल्टा टी एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखा। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 है और इक्वेशन नंबर 7 है। ठीक है, अब मुझे जरूरत के हिसाब से या मेरे वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से या फिर मैं इक्वेशन नंबर 6 यूज करूंगी या 7 यूज करूंगी, लेकिन मैंने दोनों को अलग अलग डिराइव करके रखा है। इतना क्लियर है सभी को? एवरीवन इज क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब हम आते हैं ये लैम्बडा कहाँ से आया। ओके, लैम्बडा जो है इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज कॉल्ड एज अ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। ओके, तो लैम्बडा ये जो है, जब मैंने यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो मैंने इसको लैम्बडा में कन्वर्ट किया। इसका मतलब ये कांस्टेंट रहेगा। ओके, ये कांस्टेंट कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, इज नॉट देयर इन योर सिलेबस फॉर नाउ। ये आप हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तभी आप पढ़ पाएंगे। ओके, अभी के लिए समझो कि जैसे आपने इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, आपने यहाँ पे लैम्बडा डाल दिया, पर ये लैम्बडा जरूरी नहीं है कि ये सॉलिड में या लिक्विड में भी लैम्बडा रहेगा, गैसेस के लिए भी लैम्बडा रहेगा। हर अलग अलग एक्सपांशन के लिए अलग अलग कांस्टेंट रहेगा। इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो लैम्बडा है। आप अगर आगे जाके एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पढ़ोगे उसमें वो डिफरेंट रहेगा। इतना समझा ये लैम्बडा क्या है? एग्जैक्टली, इन मैथ्स देयर इज अ के इज कांस्टेंट, वैसे ही यहाँ पे लैम्बडा इज कांस्टेंट। गॉट इट एवरीवन? सगळ्यांना समजलं हा लॅम्बडा कुठून आला? ओके, जसं तुमच्या मॅथ्स मध्ये के कॉन्स्टंट असतो, एक्स कॉन्स्टंट असतो, वाय कॉन्स्टंट असतो, ओके, तसंच तुम्हाला इकडे या इक्वेशन साठी जेव्हा तुम्ही प्रपोर्शनॅलिटीची सिंबल काढली तेव्हा तुमची ही प्रपोर्शनॅलिटीची सिंबल जी आहे ती लॅम्बडा मध्ये कन्वर्ट झाली. ओके, आणि म्हणून तुम्ही प्रपोर्शनॅलिटीच्या ऐवजी लॅम्बडा लिहिलं सगळीकडे आणि मध्ये इक्वल टू टाकलं. जेव्हा पण तुम्ही प्रपोर्शनॅलिटीला काढतात तर इकडे ती सिंबल कॉन्स्टंट म्हणून येते. ओके, इथे काहीही डाऊट आहे कोणाला? काही पण डाऊट आहे इकडे? दिस पार्ट इज क्लिअर? ओके, आता पुढे बघूया, नेक्स्ट पार्ट बघूया. आता हे तुमचं वर्ड प्रॉब्लेम आहे, सॉल्व वर्ड प्रॉब्लेम. इथे तुमच्या पेज नंबर 101 वरती आहे सॉल्व्ड एक्झाम्पल मध्ये. ओके ओके, ग्रेट. व्हॉट विल बी द इन्क्रीज इन लेंथ ऑफ अ स्टील रॉड? ओके, तुमच्याकडे एक स्टील रॉड आहे. ओके, त्याची increase in length of a steel rod, what will be the increase in length of a steel rod of length 0.5 meters? याचा अर्थ हे आहे की तुमच्या स्टील रॉडची जी इनिशियल लेंथ आहे किंवा ओरिजिनल लेंथ आहे ती आहे 0.5 मीटर्स. जो आपका स्टील रॉड है उसका ओरिजिनल लेंथ है 0.5 मीटर्स. अभी when its temperature is increased, मतलब हमने स्टील रॉड को टेम्परेचर अप्लाई किया है. कितना अप्लाई किया है? 60 डिग्री सेल्सियस. ओके, the coefficient of linear expansion of steel is 0.000013. Always remember, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर्स आएंगे
आप उसको 13 नहीं बोलेंगे या 14 नहीं बोलेंगे, आप उसको सेपरेट सेपरेट काउंट करेंगे। इतना क्लियर है सभी को? तो अभी डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर आए हैं, आई विल काउंट इट लाइक 0.0000013। ओके, दैट इज 1 पर डिग्री सेल्सियस। ये इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। ठीक है, ये स्टील रॉड का है। तो हमको अभी क्या फाइंड आउट करना है? इंक्रीज इन लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इंक्रीज इन लेंथ कहाँ मिलेगी हमको? अगर हम पीछे जाएंगे हमारे टेक्स्ट बुक पे, हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 6 है, एक इक्वेशन नंबर 7 है। या तो हम इक्वेशन नंबर 7 यूज कर सकते हैं, या तो हम इक्वेशन नंबर 6 यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन को डिसाइड करने से पहले सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन डेटा में मैंने लिखा इनिशियल लेंथ ऑफ रॉड 0.5 मीटर्स, L1। ओके, ओके, इनिशियल आई विल टेल यू कादम्बरी। ठीक है, इनिशियल लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू 0.5 मीटर्स। चेंज इन टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है? चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी डायरेक्टली दिया है हमको चेंज इन टेम्परेचर, तो हम उसको डेल्टा टी लिखेंगे। तो डेल्टा टी हमारे पास वैल्यू है 60 डिग्री सेल्सियस। ओके, हमको क्या फाइंड आउट करना है? चेंज इन लेंथ। अब ये चेंज इन लेंथ डेल्टा एल कैसे बना? जैसे आपका डेल्टा टी बना था यहाँ पे T2 - T1, वैसे ही L2 - L1 का मतलब है डेल्टा एल। ये समझा डेल्टा एल कहाँ से आया? एवरीवन अंडरस्टूड? हमको यहाँ पे वैल्यू दी है, डेल्टा एल की वैल्यू दी है, तो हम इस इक्वेशन को सबसे पहले लिखेंगे, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे पीपीटी पे। चेंज इन लेंथ इज डेल्टा एल। अब ये डेल्टा एल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम डेल्टा एल कहाँ से आया ये फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला में जाएंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? यूजिंग फॉर्मूला नंबर 6। चलो टेक्स्ट बुक पे हमारे पास फॉर्मूला नंबर 6 क्या बोलता है? ये L2 - L1 इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू L1 इंटू डेल्टा टी। अब आप मुझे बताइए, मैंने फॉर्मूला नंबर 6 क्यों यूज किया और मैंने फॉर्मूला नंबर 7 क्यों नहीं यूज किया? कोई बता सकते हैं? मैंने फॉर्मूला नंबर 6 क्यों यूज किया और 7 क्यों नहीं यूज किया? यस स्टूडेंट्स, जो भी आपको लगे वैसा बता दो मुझे, नो प्रॉब्लेम। जे पण तुम्हाला वाटतंय मी का म्हणून यूज केला फॉर्म्युला नंबर 6 इन्स्टेड ऑफ फॉर्म्युला नंबर 7? जर का तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही एकदा सॉल्व वर्ड प्रॉब्लेमचा क्वेश्चन वाचा, पण मला सगळ्यांकडनं आन्सर पाहिजे। फास्ट स्टूडेंट्स, टेल मी क्विकली। मैंने 7 वाला क्यों नहीं यूज किया और मैंने 6 वाला क्यों यूज किया? क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। नो, कोएफिशिएंट तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 में भी है विशाल। इक्वेशन नंबर 7 में भी कोएफिशिएंट है, लेकिन मैंने 6 वाला क्यों यूज किया? एनी अदर स्टूडेंट? गुड ट्राई विशाल। और कोई बता सकते हैं क्विकली स्टूडेंट्स, फास्ट? नो वन? अगर आप क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है? इनिशियल लेंथ ऑफ रॉड इज गिवन, चेंज इन टेम्परेचर। हमको क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट विल बी द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ स्टील रॉड। दैट मीन्स हमको फाइंड आउट करना है चेंज इन लेंथ ऑफ अ स्टील रॉड। नो कादम्बरी, नो वेदांत, नो। आपने क्वेश्चन समझा नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हाट विल बी द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ स्टील रॉड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर्स। एक बात पता चली कि ओरिजिनल लेंथ 0.5 मीटर्स थी। ओके, पर इसकी इंक्रीज इन लेंथ कहाँ से लाएंगे हम? इंक्रीज इन लेंथ का मतलब क्या है? जो इंक्रीज इन लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, तो हमको डिफरेंस मिलेगा कितना इंक्रीज हुआ है। करेक्ट? यस और नो?
यस, तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे इंक्रीज इन लेंथ को L2 माइनस L1 लिखने के बदले हमने यहाँ पे डेल्टा L लिख दिया। ओके, डेल्टा L का मतलब ही है L2 माइनस L1। ओके, और हमें अभी फाइंड आउट क्या करना है, डेल्टा L ही फाइंड आउट करना है हमको, ना L2 की जरूरत है ना सेपरेटली फिलहाल L1 की जरूरत है, हमको डेल्टा L की जरूरत है, टोटल चेंज इन लेंथ की जरूरत है। ओके, यहाँ पे ये नहीं बोला है कि फाइंड आउट लेंथ L2 या इंक्रीज इन लेंथ फाइंड आउट करो, यहाँ पे बोला है व्हाट विल बी द इंक्रीज इन लेंथ, व्हाट, इसका मतलब है चेंज इन लेंथ हमको फाइंड आउट करना है, वो इसका मतलब है डेल्टा L फाइंड आउट करना है, टोटल कितना चेंज हुआ है लेंथ में। तो इसलिए मैंने फिर 6 नंबर का फॉर्मूला लिया, अगर मैं 7 नंबर का फॉर्मूला लेती तो यहाँ पे L2 सेपरेट है और L1 सेपरेट है, ये फॉर्मूला मेरे लिए डिफिकल्ट होता, मुझे वापस से इसे कन्वर्ट करना पड़ता, तो और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने फॉर्मूला नंबर 6 लिया। अभी समझा सभी को क्यों लिया, क्योंकि हम फॉर्मूला को ही कन्वर्ट करके डायरेक्टली आंसर लेके आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला को कन्वर्ट किया, L2 माइनस L1 को डेल्टा L में कन्वर्ट किया, जो कि मेरे क्वेश्चन के साथ मैच हो रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस करूंगी, लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील यहाँ पे दिया है, कोइफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पे दी है, मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी, L1 की वैल्यू दी है 0.5 मीटर्स, मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी, 60 डिग्री सेल्सियस दिया है, मैंने यहाँ पे 60 डिग्री डाल दिया। ओके, कैन यू सी हियर, ये एक्सपेंशन में लिखा है L2 माइनस L1 इज इक्वल टू डेल्टा L, इसीलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ये ले लिया डेल्टा L। ओके, अब मुझे सिर्फ वैल्यूज डालने हैं और कैलकुलेशंस करने हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई करके देखो आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं, क्विकली एवरीवन डू दिस मल्टीप्लिकेशन। सगळ्यांनी हे गुणाकार करा, 0.0000013 इंटू 0.5 इंटू 60, ह्याचा गुणाकार करून मला उत्तर सांगा काय येतंय, सेम मॅच होतंय, एवरीवन डू दिस मल्टीप्लिकेशन, सब लोग ये कीजिए, आया सेम आंसर आया, कोई भी जीरो एक्स्ट्रा नहीं, यस, ओके कादम्बरी, ओके ओके ग्रेट, तो हमने यहाँ पे, ओके विशाल, और किसी ने नहीं किया, कादम्बरी और विशाल ने ही किया, ओके ग्रेट ग्रेट विशाल। अब ये सब कुछ जो है हमारा मीटर्स में है, यहाँ पे ये भी है अपना कोइफिशिएंट जो डिग्री सेल्सियस में है, टेम्परेचर भी है, सबके यूनिट सेम है, तो हमने डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन किया, बट अभी मुझे इसका नंबर रिड्यूस करना है और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो जब भी आपको, ओके कादम्बरी ग्रेट, यस वेदांत वेरी गुड, ओके विशाल वेरी गुड, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारी जो लेंथ है वो प्रॉपर दिखे, तो हम इसको डिवाइड करेंगे बाय 1000, ओके, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 1000। ओके, तो मीटर्स को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर में आपको आंसर मिलेगा, यस, सो यू गॉट 0.0039। ये वर्ड प्रॉब्लम सभी को क्लियर है, किसी को डाउट है यहाँ तक, एवरीवन इज क्लियर, नो डाउट, इजी टू अंडरस्टैंड, ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड, तो अभी हम चलते हैं हमारे टेक्स्ट बुक के यहाँ पे, ओके नंदिनी वेरी गुड फाइन, तो हमारे पास ये क्लियर हो गया, ये लैम्बडा कैसे आया, ये कांस्टेंट है, तो ये कोएफिशिएंट का कांस्टेंट है, जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो तो ये कोएफिशिएंट का कांस्टेंट एड ऑन हो जाता है। नाउ द एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट, अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग एक्सपेंशन कैपेसिटी है, ये तो था लीनियर एक्सपेंशन, कोई कोई एरिया में एक्सपांड होता है, किसी किसी का वॉल्यूम एक्सपांड होता है। ओके, from the above formula we can see that if we take two rods of different substances, अभी हमने एक ही रॉड लिया था, पर अगर हम अलग अलग रॉड लेंगे अलग अलग सब्सटेंस के तो दोनों में भी डिफरेंस होगा, करेक्ट, तो दोनों में भी एक अलग डिफरेंस होगा, यस और नो स्टूडेंट्स,
ओके। तो अभी हम चलते हैं आगे। यहाँ पे एक सेकेंड। ओके। तो यहाँ पे जो हायर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है, 1 मिनट स्टूडेंट्स। 1 मिनट है स्टूडेंट्स। ओके। ओके, कैन यू सी माय टेक्स्ट बुक नाउ? ऑल द स्टूडेंट्स, ओके, फाइन। ठीक है। तो अभी यहाँ पे दो अलग अलग सब्सटेंस रहेंगी या दो अलग अलग मटेरियल्स रहेंगे, तो इनका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना लीनियर एक्सपेंशन होगा। अगर सब्सटेंस सॉफ्ट रहेगा तो जल्दी एक्सपांड होगा, अगर सब्सटेंस हार्ड रहेगा तो वो धीरे धीरे एक्सपांड होगा। अगर आप दोनों को इक्वल टेम्परेचर भी दोगे तो भी उसमें अलग अलग वे में वो एक्सपांड होंगे। ओके। सो इनका जो कोइफिशिएंट एक्सपांशन कोइफिशिएंट रहेगा, ओके, द इंक्रीज इन इट्स लेंथ विल बी लार्जर। तो हमारा जो 6 फॉर्मूला को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको ये मिलेगा, लैम्बडा को सेपरेट करेंगे, L2 माइनस L1 को एक तरफ लाएंगे, L इंटू डेल्टा टी को अलग लाएंगे। तो हम क्या करेंगे इस बार, लैम्बडा को इस तरफ लाके आइसोलेट करेंगे, L2 माइनस L1 और L इंटू डेल्टा टी करेंगे। इतना क्लियर है सभी को? जब लैम्बडा इस तरफ जाएगा और इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे तो ये पूरा का पूरा इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ओके, सॉरी डिवाइड होगा। ओके, तो L2 माइनस L1, ओके, डिवाइड बाय L अपॉन डेल्टा टी। इसको सेपरेट कर दो, इसको अपनी जगह पे रख दो। L1 इंटू डेल्टा टी को सबको इस तरफ लाओ, जो इक्वल टू के इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इक्वल टू के इस तरफ जाके डिवाइड होगा। इतना क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला नंबर 8 कैसे आया? एवरीवन इज क्लियर विद दिस? सभी को समझा? ओके। Thus, the expansion coefficient is a change in length of a rod of unit length. Okay. When temperature is increased by 1 degree, formula number 8, we can see the unit of expansion coefficient is inverse. Okay. अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और लेंथ नहीं इंक्रीज होती है तो आप कोएफिशिएंट के हिसाब से फॉर्मूला इनवर्स हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद दैट इज 1 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से द एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ सम सब्सटेंसेस आर गिवन इन फॉलोइंग टेबल। तो अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम आएंगे तो आपको यहाँ पे एक्सपेंशन कोएफिशिएंट दिए जाएंगे। अगर पानी रहेगा, वाटर रहेगा तो वाटर का 0.2 दिया जाएगा, एल्कोहल दिया रहेगा तो 1.0 दिया जाएगा। तो जो भी सब्सटेंस आपको देंगे उसका एक्सपेंशन कोएफिशिएंट आपको मेंशन करके देंगे। ये क्लियर है एवरी सभी को पार्ट? कैन आई गो टू अनदर पार्ट? ओके, यस, यस, आई टेल यू। पर यहां तक के सभी को क्लियर है? ओके, ओके, फाइन। So I will tell you what is the meaning of coefficient. Okay, I will tell you. Let me explain two more example. मैं आपको बताती हूँ। अभी लीनियर एक्सपेंशन के बाद है एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन का मतलब ये नहीं है कि एयर में एक्सपेंशन होगा। एरियल एक्सपेंशन का मतलब है एरिया वाइज एक्सपेंशन। ओके, अभी तो लेंथ वाइज हुआ था, अभी पूरा एरिया एक्सपांड होगा। ओके, इसमें लेंथ भी होगी और ब्रेथ भी होगी। So similar to linear expansion, the area of a sheet of a solid material also increases on heating.
ना कि सिर्फ लेंथ इंक्रीज होती है, उसका एरिया भी इंक्रीज होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज ए एरियल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। और इसका फॉर्मूला कैसे दिया जाएगा? A2 इज इक्वल्स टू A1 इंटू 1 प्लस, यहाँ पे लैम्बडा की जगह पे C आएगा। ओके, C डेल्टा T। सेम टू सेम फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ लेंथ की जगह पे एरिया आएगा। फॉर्मूला नंबर ये जो है 7 से, यहाँ पे लेंथ 2 था तो यहाँ पे एरिया 2 आएगा, लेंथ 1 था यहाँ पे एरिया 1 आएगा, 1 प्लस यहाँ पे लैम्बडा था तो वहां पे C आएगा। ओके, अभी वो है आपका एरिया का एक्सपांशन। तो एरिया के टाइम पे यहाँ पे लैम्बडा लीनियर एक्सपेंशन के लिए है, लेकिन आपके एरिया के लिए जो है वो है C डेल्टा T। अगेन एरिया एक्सपांड कभी होगा? जब आपका टेम्परेचर एक्सपांड होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा। करेक्ट? तो ये 7 वाले फॉर्मूला को सिंपली रिप्लेस कर दिया है। डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, ओरिजिनल एरिया, फाइनल एरिया, और सी इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, सेम विथ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। एरिया के बाद बनता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब इंटरनल जो कैपेसिटी है सॉलिड्स की बढ़ जाती है किसी भी चीज को कंज्यूम करने से, 3 डायमेंशनल होती है वॉल्यूम। ओके, जैसे कि आप एरिया की वैल्यू लिखते हो ना मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो वॉल्यूम की वैल्यू आप कैसे लिखते हो? यूनिट्स में, मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में। करेक्ट? तो इसे हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बोलते हैं। क्यूब इज नथिंग बट 3 डायमेंशनल और 2 स्क्वायर इज नथिंग बट 2 डायमेंशनल। ये समझा सभी को? वॉल्यूम में लेंथ, ब्रेथ और हाइट काउंट होती है और एरिया में लेंथ और ब्रेथ काउंट होती है। इतना क्लियर है सभी को? यस और नो स्टूडेंट्स? ओके, तो अब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड में भी सेम फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ आपका प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट चेंज होगा। ओके, यहाँ पे एरिया की जगह पे वॉल्यूम रहेगा V2 इज इक्वल्स टू V1 इंटू 1 प्लस बीटा, यहाँ पे C था यहाँ पे बीटा आएगा, बीटा डेल्टा T। यहाँ पे क्या है? डेल्टा T यू ऑल नो, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, एंड V1 इज ओरिजिनल वॉल्यूम, V2 इज फाइनल वॉल्यूम, एंड इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम्स तो ये आप सभी को पता है, लेकिन बीटा इज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ द सॉलिड। ओके, जैसे कि लैम्बडा लीनियर एक्सपेंशन के लिए है, सी एरियल एक्सपेंशन के लिए है, और बीटा जो है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के लिए है। आई थिंक इतना फॉर्मूलाज ये सभी आपको क्लियर रहेंगे। एनी डाउट सो फार? ओके ओके, सो हैव यू सीन रेल ट्रैक्स? आप सभी को पता है रेलवे ट्रैक? ओके ग्रेट, नो डाउट, वेरी गुड वेरी गुड। आप सभी को रेलवे ट्रैक पता है? आपने कभी नोटिस किया होगा रेलवे ट्रैक के बीच में जहां पे ट्रैक एंड होता है वहां उसके बीच में गैप रहती है, 2 इंचेस की गैप रहती है, जस्ट लाइक दिस। ओके, अब ये गैप क्यों रखते हैं? जानबूझ के रखते हैं या डिफेक्ट होता है? डिफेक्ट नहीं होता है, ये खास करके एक्सपेंशन के लिए रखते हैं। सो दे आर नॉट कंटिन्यूअस, a small gap is kept between them at regular intervals. This is shown in this diagram over here. This gap is kept to accommodate the change in the length of rails. Okay, तो रेलवे लाइन की चेंज को अकोमोडेट करने के लिए समर सीजन में जब रेलवे ट्रैक कंटिन्यूअस एक्सपोजर में रहते हैं सन के, तो ये एक्सपांड होना शुरू करते हैं, रेलवे ट्रैक्स जो है वो बढ़ना शुरू करते हैं। ओके, तो ये रेलवे ट्रैक की गैप को फिल अप करने के लिए, मतलब ये ट्रैक अगर बीच में गैप नहीं रखेंगे तो आपके ट्रैक जो है बेंड हो जाएंगे। ओके, तो ये गैप जो है समर सीजन में फिर ये फिल अप हो जाती है ट्रैक के एक्सपेंशन की वजह से। ओके, दिस शोन इन फिगर, दिस इज केप्ट टू अकोमोडेट द चेंज इन लेंथ ऑफ द रेल्स विथ चेंज इन टेम्परेचर। जसं जसं तापमान वाढतं, जसं जसं तापमान बदलतं, ओके, तसं तसं तुम्हाला ते रेल्वे गॅप्स मध्ये, रेल्वे ट्रॅक्स मध्ये जे गॅप आहेत ते फिल होताना दिसतात. ओके, स्पेशली समर सीझन मध्ये जर का तुम्ही बघा, उन्हाळ्यामध्ये कंटिन्युअस सनची रेज रेल्वे ट्रॅक वरती पडलेले असतात. जसं जसं ते कंटिन्युअस सन रेज मध्ये रेल्वे ट्रॅक एक्सपोज असतात, तसं तसं त्यांचं एक्सपान्शन होतं
आणि जेव्हा एक्सपान्शन होतं तेव्हा हे रेल्वे ट्रॅक्स जे आहेत ही गॅप आहे ही फिल होऊन जाते, ही भरून जाते. जर का आपण ही गॅप ठेवली नाही तर काय होईल, हे रेल्वे ट्रॅक्स आहेत ते बेंड होतील, कारण की जेव्हा ते एक्सपांड होतील ते जागा शोधतील कुठल्या बाजूला जायचं. ओके, तर त्यामुळे ते बेंड होतील आणि बेंड झाले तर रेल्वेचे ऍक्सिडेंट होतील. ओके, then the rails will get distorted due to expansion in summer, which may lead to the accidents. Similar to rails, length of bridges can also increase. बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं उनकी भी लेंथ इंक्रीज होती है, इसलिए ब्रिजेस के नीचे भी गॅप रहती है. ओके, आप तुम्ही सगळ्यांनी पाहिलं असेल डामर जे असतं ते उन्हाळ्यामध्ये वितळून जातं. जेव्हा तुम्ही डांबरी रस्त्यावरती चालतात, ओके, तेव्हा ते वितळतं. कधी कधी जर का तुमची चप्पल पातळ असेल तर कधी कधी पायाला सुद्धा चिकटतं. ओके, तसं जनावरांच्या पायांना सुद्धा चिकटतं. जनावरांकडे तर चपला नसतात, त्यांच्या पण पायाला चिकटतं. तर कधी कधी उन्हाळ्यामध्ये तुम्ही जनावरांना थोडी जागा द्या आपल्या इकडे, तिकडे ते झोपून जाते. ओके, जसं आपल्याला पायाला चटके लागतात त्यांच्या सुद्धा पायांना चटके लागतात. तर हे जे आहे इन्क्रीज होतं, एक्सपांड होतं आणि म्हणून ते डांबर जे आहे वितळतं. म्हणून गव्हर्नमेंटने इनिशिएटिव्ह घेऊन डांबरी रस्त्यांना कॉन्क्रीटचे रस्त्यामध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे. ओके, increase in expansion in summer, the length of 18-kilometer long Great Belt Bridge in Denmark, okay, increases by 4.7 meters in summer. तो जो जितना बड़ा 18 किलोमीटर का ब्रिज है डेनमार्क का, वो समर सीजन में 4.7 मीटर से बढ़ता है एवरी ईयर. Therefore, provision is made in construction of bridges to accommodate this expansion. So ये जो expansion को फुलफिल करने के लिए जगह जगह छोड़ी जाती है ब्रिज पे, ताकि वो एक्सपांड हो प्रॉपरली और एक्सीडेंट्स होने से बचे. इतना सभी को क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, एवरीवन इज क्लियर यहाँ तक के? ओके, स्टूडेंट्स जस्ट वांट टू आस्क यू, इसके बाद कोई लेक्चर है आपका? जस्ट गिव मी यस और नो इन चैट बॉक्स. नो, ओनली साइंस लेक्चर? ओनली साइंस लेक्चर टुडे, राइट? ओके, ओके. इज इट ओके अगर मैं आपके 20 to 30 minutes एक्स्ट्रा लू आज, तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा? इज इट ओके विथ एवरीवन? एवरीवन इज कंफर्टेबल? सभी कंफर्टेबल है? सगळ्यांना चालेल ना? 20 to 30 minutes, नॉट मोर. आपला हा चॅप्टर कंप्लीट होऊन जाईल. ओके, ओके, ग्रेट. थँक्यू, थँक्यू. तर आता आपण बघूया एक्सपान्शन ऑफ लिक्विड्स. ओके, थँक्यू. ओके, एक्सपांशन ऑफ लिक्विड मध्ये काय होतं? लिक्विड मध्ये यू ऑल नो, आप सभी को पता है लिक्विड के अंदर ऑलरेडी इंटरमोलिकुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं. ओके, उसमें एक्स्ट्रा इंटरमोलिकुलर स्पेसेस की जरूरत नहीं होती है. बाय डिफॉल्ट लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होते हैं. लिक्विड डज नॉट हैव डेफिनेट शेप, और लिक्विड का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है. जैसे सॉलिड का शेप होता है क्यूबिकल, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, वैसे लिक्विड का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है. ओके, बट इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम. उसका एक फिक्स वॉल्यूम जरूर होता है. ठीक है, वन मोमेंट. ओके, तो इसका एक वॉल्यूम होता है. अभी लिक्विड का अगर शेप नहीं होगा तो लेंथ और ब्रेथ नहीं होगा. अग्रीड? इसमें लीनियर एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा? इसका कोई शेप नहीं है. सो लिक्विड में ओके, और कौन बताएगा? ओनली कादम्बरी. लिक्विड का लीनियर एक्सपेंशन होगा, एरियल एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा? यस स्टूडेंट्स, क्विकली, फास्ट. लिक्विड का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, नहीं होगा. करेक्ट? यस, क्योंकि इसमें कोई लेंथ नहीं है ना कोई ब्रेथ है.
तो इसका ना लीनियर एक्सपेंशन होगा ना एरियल एक्सपेंशन होगा। इसीलिए इसमें जो एक्सपेंशन होगा वो होगा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो जो हमने सॉलिड में वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन देखा था, बस वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। पर यहाँ पे लिक्विड की वैल्यू चेंज होगी, ओके। यहाँ पे आपकी लिक्विड की जो वैल्यू है वो चेंज होगी। तो यहाँ पे आपका वी कैन डिफाइन अ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट फॉर अ लिक्विड एज फॉलोज, दैट इज V2 इज इक्वल टू V1 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, जो कि आपका सॉलिड के वॉल्यूम के साथ मैच हो रहा है, दोनों का वॉल्यूम का है ना। तो ये फॉर्मूला आपका लिक्विड के साथ मैच होगा क्योंकि सिर्फ वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है। हालांकि दोघांची पण व्हॅल्यू जी असेल लिक्विड आणि सॉलिडची ती वेगवेगळी असेल, पण फॉर्म्युला सेम असेल व्हॉल्यूमेट्रिक एक्सपान्शन साठी, ओके। व्हॉल्यूमेट्रिक एक्सपान्शनच्या सॉलिड मध्ये पण बीटा व्हॉल्यूमेट्रिक कोइफिशियंट होता, कॉन्स्टंट होता, आणि तुमच्या लिक्विड मध्ये पण बीटा कॉन्स्टंट असणार, ओके। एवढं सगळ्यांना कळालं? यहाँ तक कि सभी को क्लियर है? इतना क्लियर है सभी को? ओके। हियर डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी जे आहे ते तुमचं चेंज इन टेम्परेचर आहे, आणि V1 अँड V2 आर इनिशियल व्हॉल्यूम आणि फायनल व्हॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, आणि तुमचा जो बी आहे तो व्हॉल्यूमेट्रिक एक्सपान्शनचा कोइफिशियंट आहे, या लिक्विडचा व्हॉल्यूमेट्रिक एक्सपान्शनचा कोइफिशियंट फॅक्टर आहे, म्हणजे कॉन्स्टंट आहे. आय विल टेल यू व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ कोइफिशियंट, ओके. ओके, इस नाउ इट इज क्लियर, ओके ग्रेट. सो यहाँ पे आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया. अब हम आते हैं थोड़े एक्सप्लेनेशन पार्ट पे कि वॉल्यूम ही क्यों एक्सपांड हुआ है, तो वो हम देखते हैं. विच यूज ऑफ एक्सपांशन ऑफ लिक्विड्स इन डेली लाइफ डू यू नो? जैसे कि आप वाटर को बॉईल करते हो, तेल को बॉईल करते हो, शुगर सिरप को बॉईल करते हो, मिल्क को बॉईल करते हो, तो इसमें आपके लिक्विड्स एक्सपैंड होते हैं बॉईल होने के बाद, करेक्ट? The effect if of the heat on water is somewhat different from other liquids. अगर आप वाटर को हीट करोगे और मिल्क को हीट करोगे तो दोनों के ऊपर इफेक्ट अलग अलग रहेगा. फॉर एग्जाम्पल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा तो मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा. अगर मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा तो ऑयल का उससे भी हाई रहेगा बॉइलिंग पॉइंट. सो अलग अलग हीट का इफेक्ट अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है. नाउ दिस इज कॉल्ड एज एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. अभी एक वर्ड है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये टर्म है. इसका मतलब क्या है? एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर मतलब एक डिफरेंट बिहेवियर ऑफ वाटर. एक टेम्परेचर होता है 0 to 4 डिग्री के बीच में. इस टेम्परेचर में पानी जो है एक अलग तरह से बिहेव करता है. जहां पे उसको बर्फ में बन जाना चाहिए या आइस में कन्वर्ट होना चाहिए, ये 0 to 4 डिग्री के बीच में आइस में कन्वर्ट नहीं होता है कंप्लीटली, ओके. तो ये इसके बारे में आप पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड में, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या होता है, ओके. जस्ट आपको इतना समझना है, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर 0 to 4 डिग्री के बीच में होता है, ओके. जे तुमचं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वॉटर आहे ते 0 to 4 डिग्रीच्या मध्येच होतं. एक वेगळ्या पद्धतीने वॉटर ऍक्ट करतं. त्यामुळे 0 to 4 डिग्री मध्ये जर का तुम्ही आईसवाल्या रिजन्स मध्ये गेले किंवा कोल्ड रिजन्स मध्ये गेले, लाईक काश्मीर, लाईक नॉर्दर्न हिमालयास, तर तिकडे जे पाणी असेल लेकमध्ये, रिव्हर्समध्ये, त्याच्या खाली ॲक्वेटिक लाईफ सर्व्हाइव्ह होते बिकॉज ऑफ अनॉमलस बिहेवियर ऑफ वॉटर. ह्याच्यामुळे ॲक्वेटिक लाईफ जी आहे ती एवढ्या बर्फामध्ये पण सर्व्हाइव्ह होते, ओके. तर हे जे आहे हे तुमचं वॉटर बद्दल होतं, ओके. वॉटरचं समजलं सगळ्यांना? आता इकडे एक डिफरेंस आहे. इथे दोन केस स्टडीज आहेत. यहाँ पे दो केस स्टडीज है. एक आपका जार है जिसके अंदर आपका लिक्विड है और उसके ऊपर ये जो लिड है या पिस्टन है वो फिक्स्ड है, एकदम से फिक्स सील किया हुआ है, ठीक है. इसको हमने बर्नर के ऊपर रखा. और दूसरा जो जार है यहाँ पे वो आपका, उसका जो ऊपर का लीड है वो मूवेबल पिस्टन है या उसका लीड मूवेबल है, ओके. और उसको भी हमने बर्नर के ऊपर रखा है.
ठीक है, अब ये दो जार को ध्यान से देखिए. वी विल गो टू द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन गैस. ठीक है. अ गैस डज नॉट इवन हैव फिक्स वॉल्यूम. अभी आप सभी को पता है गैस का ना शेप है, ना साइज है, ना लेंथ है, ना हाइट है, नॉट इवन वॉल्यूम. ओके. आप जिस कंटेनर में गैस को रखोगे वो कंटेनर की शेप ले लेगा. ओके. जैसे कि आप वाटर को भी उस कंटेनर में रखोगे तो वाटर भी उस कंटेनर का शेप ले लेगा. ओके. ज्या कंटेनरमध्ये तुम्ही पाण्याला भरणार किंवा गॅसला ठेवणार त्याच कंटेनरचा शेप ते घेणार. ओके. एनी डाउट? Lina madam, येस. sorry, yes, sorry to interrupt you. You can continue for more half an hour, no problem. Okay. थँक्यू मॅम. थँक्यू सो Yeah. मच. Okay. ओके. तर एक्सपान्शन ऑफ गॅसेस मध्ये काय होतं? एक्सपांशन ऑफ गैसेस मध्ये. ओके. अब इसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, तो अगर मैंने कहा कि ये गैस का शेप कंटेनर का शेप ले लेता है तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? लीनियर एक्सपांशन का, एरियल एक्सपांशन का, या वॉल्यूम का एक्सपांशन का? फर्स्ट स्टूडेंट्स टेल मी क्विकली, कौन से एक्सपांशन का फॉर्मूला यूज करेंगे? लीनियर वाला, एरियल वाला, या वॉल्यूम वाला? ओके, कादम्बरी ने बताया. ऑल राइट. एनीवन एल्स? Anyone else students? Quickly, quickly, fast. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ओनली कादंबरी विल टेल. बाकी सगळ्यांनी पण सांगा जे पण तुम्हाला वाटतं कुठला फॉर्म्युला इकडे यूज होईल. और वॉल्यूम का तो क्यों वॉल्यूम? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स क्विकली. वॉल्यूम का क्यों यूज करेंगे गैस के लिए? इसका तो फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है ना गैस का, तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे? अभी मैंने हिंट दिया था. यस स्टूडेंट्स, क्विकली क्विकली फास्ट. Nobody knows. Very sad. यस बट वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम. लेकिन हम गैस का तो यहाँ पे लिखा है ना, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है. वेरी गुड. एक्सेलेंट. एक्सेलेंट. कैन एनीवन एल्स आंसर? एक्सेलेंट कादम्बरी. अब भी मैंने हिंट दिया था. एनीवन एल्स अपार्ट फ्रॉम कादम्बरी? कादंबरीला सोडून कोणी अजून आन्सर देऊ शकतं? आपण व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला ह्याच्याकरता यूज करणार आहोत कारण का जेव्हा तुम्ही तुमच्या गॅसला कुठल्या कंटेनरमध्ये टाकतात किंवा कुठल्या कंटेनरमध्ये भरतात तर त्या कंटेनरचा शेप घेतो. गॅस जी आहे त्याचा व्हॉल्यूम नाही आहे फिक्स, पण तो ती गॅस आहे ती त्या कंटेनरचा शेप घेते. म्हणून आपण व्हॉल्यूमेट्रिक फॉर्म्युला यूज करणार आहोत गॅससाठी. एवढं सगळ्यांना समजलं? व्हेरी गुड कादंबरी. ओके. तो gas expands on heating, but if gas is kept in a closed box, its volume cannot increase. Okay? Yes. तो गैस नॉर्मली एक्सपांड होती है हीट होने पे, पर अगर आप उसको क्लोज बॉक्स के अंदर रखेंगे तो वो एक्सपांड नहीं होगी. इट्स वॉल्यूम कैनॉट इंक्रीज बट प्रेशर विल इंक्रीज. ओके. इसकी वॉल्यूम तो नहीं बढ़ेगी. ओके. क्योंकि उसका खुद का फिक्स वॉल्यूम होता ही नहीं है, लेकिन अंदर प्रेशर बढ़ेगा. ओके. ऑब्जर्व द फिगर 14.7 एंड फाइंड आउट द आंसर टू द क्वेश्चन. तो अभी हम हमारे डायग्राम के पास आते हैं जो अभी हमने देखा था. ओके. एक है फिक्स पिस्टन के साथ या फिक्स लीड के साथ, दूसरा है मूवेबल पिस्टन या मूवेबल लीड के साथ. ओके. दोनों को बर्नर से हीट दी है. तो आप मुझे बताइए फर्स्ट वाले जार में क्या मूवमेंट होगा और सेकेंड वाले जार में क्या मूवमेंट होगा? हमने अभी अभी पढ़ा है जब हम एक्सटर्नल हीट देते हैं या टेम्परेचर देते हैं तो इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ता है लेकिन प्रेशर बढ़ता है इसके अंदर. तो दोनों में क्या मूवमेंट होंगे? जल्दी लिखिए. जार वन में क्या मूवमेंट होगा, जार टू में क्या मूवमेंट होगा? क्विकली स्टूडेंट्स, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी लिखिए. जार वन में क्या होगा?
प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा जार 1 में, इसका फिक्स पिस्टन है और इसका मूवेबल पिस्टन है, तो क्या होगा दोनों में? यस स्टूडेंट्स फास्ट, नोबडी इज आंसरिंग। यस, जार 1 में प्रेशर होगा लेकिन पिस्टन क्या होगा? पिस्टन यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ पे जगह नहीं है। ओके नंदिनी, पार्शियली राइट। यस, और कुछ आंसर? और जार 2 में क्या होगा नंदिनी? इसका पिस्टन मूवेबल है, ये निकल सकता है, ये निकल नहीं सकता है, इसका जो पिस्टन है वो निकल नहीं सकता है। ओके, ओके नंदिनी, एनीवन एल्स? और कोई बता सकता है? अजून कोणी सांगू शकतं? ओनली नंदिनी एंड कादंबरी आर आन्सरिंग. बाकी सब कहाँ गए? बाकीचे सगळे कुठे आहेत? ओके, जार 1 में क्या होगा, इसका फिक्स पिस्टन है। ओके, फिक्स पिस्टन होने के ओके विकास, ऑल राइट, ओके। तो बेसिकली जार 1 जो है वो मूव नहीं होगा, वो गिरेगा नहीं, पर ये ब्लास्ट हो जाएगा। ओके, ये फूट जाएगा क्योंकि इसके अंदर प्रेशर बढ़ते जाएगा, मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ते जाएगा। ओके, इसके अंदर वॉल्यूम तो नहीं बढ़ेगा लेकिन इसमें प्रेशर बढ़ते जाएगा, जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करने लगेंगे एक दूसरे के साथ। और जब ये मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, जितना हीट मिलेगा उतना प्रेशर बढ़ेगा, और ये पिस्टन जो है वो निकलेगा नहीं, इसलिए ये जार बर्स्ट हो जाएगा। और सेकेंड केस में क्या होगा, इसका पिस्टन जो है मूवेबल है, तो ये धीरे धीरे प्रेशर जो है पिस्टन को, यस, सो जार 1 विल बर्स्ट बट जार 2 का पिस्टन खुल जाएगा और इसमें से जो प्रेशर वाली गैस है वो अचानक से बाहर निकल जाएगी। इतना समझा सभी को? क्या होगा दोनों केस में? ये वॉल्यूम की वजह से नहीं होगा, ये होगा प्रेशर की वजह से। जो हीट है वो प्रेशर क्रिएट करेगी जार के अंदर, जिसकी वजह से इसमें जो पिस्टन है वो उड़ जाएगी। ओके, और इसीलिए जार ने अभी वो गैस ने वो जो है उस जार का शेप लिया है या कंटेनर का शेप लिया है, तो हम इसमें वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो यूजिंग फॉर्मूला इज इक्वल टू using formula density is equal to mass upon volume. Explain what will be the effect of heat on the gas kept in closed bottle. ठीक है, दोनों बॉटल पे हीट का इफेक्ट अभी हमने डिस्कस किया। If bottle is not closed but has a movable piston attached to its open end, see the figure number 2 यहाँ पे, what will be the effect of heat on the gas bottle, ये just अभी हमने डिस्कस किया। Therefore, the expansion of gas is measured by keeping its pressure constant. Okay? तो जब भी आप गैस का एक्सपेंशन मेजर करोगे तो उसके प्रेशर को आप कांस्टेंट बना के उसका एक्सपेंशन मेजर करोगे। ओके, क्योंकि उसके अंदर कांस्टेंट प्रेशर रहेगा जार के अंदर। Therefore, okay, so this volumetric expansion coefficient is called the constant pressure expansion coefficient. ओके, क्योंकि इसका प्रेशर जो है बढ़ते जाएगा, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, तो इस वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड एज कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, और इट इज गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला विल बी सेम लाइक लिक्विड, सेम लाइक सॉलिड। V2 is equal to V1 into bracket 1 plus beta delta T. ओके, ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 12। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा? सेम रहेगा, आपका डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, और V1 और V2 का मतलब है इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम। अब आप सभी को पता है गैस डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम कहाँ से आएगा? जो जार, जो कंटेनर या जिस किसी शेप में आपने उस गैस को डाली है उसका वो शेप ले लेगा। ओके, और शेप ले लेगा, पर उसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होने के बदले प्रेशर का एक्सपेंशन होगा। इतना क्लियर है सभी को? एंड बीटा इज द कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ द गैस। ओके, यहाँ पे भी बीटा ही कांस्टेंट रहेगा एक्सपेंशन का।
ठीक है। द डेंसिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस ऑन हीटिंग। ओके, अभी क्या होगा गैस में, इसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है हीट होने पे। ओके, सो डेंसिटी कब डिक्रीज होती है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डेंसिटी डिक्रीज होने का, दैट इज योर लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ओके, जब आपकी गैस हीट होती है, हॉट एयर होता है, वो ऊपर ऊपर लाइट हो जाता है, हॉट एयर लाइट होता है और वो ऊपर ऊपर स्काई में ब्लो होने लगता है। और जो कोल्ड एयर है वो हैवी होता है, इसलिए वो लैंड पे मूव होता है। ओके, तो डेंसिटी ऑफ हॉट गैस इज डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब ये है हॉट एयर की डेंसिटी होती है वो हल्की फुल्की होती है, और कोल्ड एयर की डेंसिटी हैवी होती है। ओके, इसलिए आपके लैंड पे अगर आपको कोल्ड लगेगा, लेकिन समर सीजन के टाइम पे आपको फेस पे या आपके सर के ऊपर हेयर एयर जो है हॉट लगेगी। ये हॉट एयर जो है लाइट हो जाती है और वो ऊपर ऊपर मूव होने लगती है। सो फार इट इज क्लियर विथ एवरीवन। विद दिस वी आर फिनिशिंग आवर चैप्टर मेजरमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? किसी को कोई पार्ट रिपीट करना है, रिवीजन चाहिए किसी पार्ट का, क्योंकि इसके बाद ये चैप्टर रिपीट नहीं होगा। ओके, वेरी गुड। ओके, किसी को रिवीजन चाहिए कोई भी पार्ट का ये पूरे चैप्टर में, प्लीज टेल मी नाउ। ये चैप्टर वापस रिपीट नहीं होगा बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम। ओके, 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 सो जस्ट क्विकली एक बार लास्ट रिवीजन करते हैं, देन वी विल स्टॉप हियर। ठीक है। मेजरमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट जब हमने स्टार्ट किया था, हमने वेरियस इफेक्ट्स ऑफ हीट पढ़े थे। सबसे पहले हमने सोर्सेस ऑफ हीट पढ़े थे। सोर्सेस ऑफ हीट में हमने देखा था सन है, अर्थ है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, फिर उसके बाद एटॉमिक एनर्जी है, एयर है, ये सारे अलग अलग सोर्सेस ऑफ हीट है। इसके बाद हमने एक सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व किए थे ऑन द बेसिस ऑफ सीजीएस सिस्टम ऑफ कैलोरी, जूल के बेस पे हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व किया था। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर से रिलेटेड हमने एक एक्टिविटी भी देखी थी कि आपको एक वेसल में हॉट वाटर लेना है, दूसरे वेसल में कोल्ड वाटर लेना है, दोनों में से 50-50 वाटर वेसल सी में डालना है। पहले आपको हाथ वेसल ए में डालना है, फिर दूसरा हाथ वेसल बी में डालना है, दोनों हाथ को निकाल के वेसल सी में डालना है। तो आपको कैसे फील होता है ये हमने यहाँ पे देखा था। इसको हमने नाम दिया था रिलेटिव सेंसेशन। रिलेटिव सेंसेशन किस लिए नाम दिया था? क्योंकि जो टेम्परेचर आपके हाथ पे ऑलरेडी इफेक्ट कर चुका है वही आपको इफेक्ट यहाँ पे फील होगा। हॉट वाले जार का हैंड जो है हॉट फील करेगा, कोल्ड वाले हाथ जार का हैंड है वो कोल्ड फील करेगा। ओके, ये रिलेटिव सेन्सेशन हमने देखा था टर्म। त्याच्यानंतर आपण पाहिलेलं हीट अँड टेम्परेचर. ओके, उष्णता आणि तापमान मध्ये काय डिफरेंस आहे त्याच्याबद्दल आपण वाचलेला. तो हमने यहाँ पे भी एक मोशन ऑफ एटम्स देखे थे। ठीक है, हॉट गैस में ऐसे रहते हैं, कूलर गैस में कम रहते हैं। ठीक है, इनका जो मोमेंटम और डायरेक्शन है वो हॉट गैस में ज्यादा स्पेसिफिक रहता है, वेलोसिटी इस हॉट गैस में ज्यादा रहती है और कोल्ड गैस में कम रहती है। और हमने यहाँ पे वो स्प्रिंग वाले मूवमेंट देखे थे जिसको हमने ऑसिलेशन नाम दिया था, ऑसिलेटरी मूवमेंट ऑफ द एटम्स। ठीक है, टू एंड फ्रो मूवमेंट देखे थे तो हर एटम इसमें मूव हो रहा था। इतना क्लियर है सभी को यहाँ तक का? हम्म, एवरीवन इज क्लियर टिल हियर? ठीक। उसके बाद हमने वेलोसिटीज देखे थे एटम्स के, सॉलिड में कितनी वेलोसिटीज है, ये हमारी जो एरोज है इससे हमको वेलोसिटी पता चली थी। इसके बाद हमने आगे बढ़ के हमने ये एक और एग्जाम्पल देखा था जिसमें आपके दो अलग अलग, यहाँ पे आपने टू ऑब्जेक्ट्स सेम सब्सटेंस का बनाया था, लेकिन ए का मास जो था वो ट्वाइस द मास ऑफ बी था, मतलब ए बी से बड़ा था। फिर उसको हमने टेम्परेचर देके हमने देखा क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखा, तो इससे हमको पता चला कि टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड नॉट इनटू डिग्री सेल्सियस बट इनटू फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल ऑल्सो। और ये तीनों स्केल की रीडिंग्स अलग अलग होते हैं। और फिर इसके बेसिस पे हमने
एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखा और इसमें हमने इक्वेशन भी डिराइव किया। ये इक्वेशन हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन 1, केल्विन्स और सेल्सियस में फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन 2। उसके बाद हमने इसके बेसिस पे सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व किए। ठीक है। तो हमारे पास दो एग्जाम्पल थे, वो हमने सॉल्व किए। उसके बाद हमने थर्मामीटर का वर्किंग और स्ट्रक्चर देखा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मामीटर अँड व्हॉट आर द फंक्शन्स ऑफ थर्मामीटर। वेगवेगळे थर्मामीटर आपण पाहिले। आपण क्लिनिकल थर्मामीटर पाहिला, आपण मॅक्झिमम अँड मिनिमम थर्मामीटर पाहिला, त्याच्यानंतर आपण लॅबोरेटरी थर्मामीटर पाहिला। ओके। क्लिनिकल थर्मामीटर तुमचा डॉक्टर्सकडे किंवा तुमच्या टेम्परेचर चेक करायला यूज होतो घरी। लॅबोरेटरी थर्मामीटर आहे ज्याच्यामध्ये रिडिंग्स ह्यूज असते, तर हा लॅबोरेटरी पर्पज किंवा आपल्या सराउंडिंगचं टेम्परेचर चेक करायला असतं। मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर जो होता है वो आपका डे और नाइट का टेम्परेचर बताता है। इन सभी का रिप्लेसमेंट डिजिटल थर्मामीटर है। ओके। इसमें इनकी जो लिक्विड्स है अल्कोहल, मर्क्यूरी, इसका लीक होने के चांसेस नहीं है। ये सेंसर पे चलता है। ओके। तर आपण हे सगळे थर्मामीटर्स पाहिलेले। ओके। तुमचा जो क्लिनिकल थर्मामीटर आहे तो 35 डिग्री टू 42 डिग्रीच्या मध्ये टेम्परेचर सांगतो। जो तुमचा लॅबोरेटरी थर्मामीटर आहे तो 40 डिग्री टू 110 डिग्रीच्या मध्ये टेम्परेचर सांगतो। आणि मॅक्झिमम थर्मामीटर, मॅक्झिमम मिनिमम थर्मामीटर हे डे आणि नाईटचे वेगवेगळे टेम्परेचर्स डिस्प्ले करतो। ठीक आहे। त्याच्यानंतर आपण हॉट ऑब्जेक्ट जेव्हा कोल्ड ऑब्जेक्टच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येते तेव्हा दोघं एकमेकांबरोबर एनर्जी शेअर करतात। एनर्जी शेअर करताना काय होतं, हॉट ऑब्जेक्टची जी कायनेटिक एनर्जी आहे ती कोल्ड ऑब्जेक्ट कडे शेअर होते आणि जी कोल्ड ऑब्जेक्ट आहे ती एनर्जी गेन करून ती पण राइज होते। कोल्ड ऑब्जेक्ट जो है अपनी एनर्जी को राइज करता है और दोनों भी इक्वल टेम्परेचर पे आते हैं। ओके। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोल्ड ऑब्जेक्ट अपनी कोल्डनेस को हॉटनेस के साथ शेयर करके हॉट को ठंडा बनाएगा, ऐसा नहीं होगा। ओके। ऐसा तभी होगा, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। ओके। तो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ये रूल है, हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट जब साथ में आते हैं तो हॉट ऑब्जेक्ट अपनी एनर्जी कोल्ड ऑब्जेक्ट के साथ शेयर करता है। इसके बेसिस पे हमने देखा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हर एक ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी होती है हीट एब्जॉर्ब करने की या हीट को अपने बॉडी पे टॉलरेट करने की। ठीक है। सॉलिड्स में भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे एल्यूमिनियम, अल्कोहल, गोल्ड, हाइड्रोजन, आयरन, कॉपर, इन सबकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब देखा तो उसमें हम एक और टर्म के अक्रॉस आए जो है कि इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर। ओके। और इसके साथ साथ ये हमने किसके साथ रिलेट किया, हमने हीट के साथ रिलेट किया। ओके। दैट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। तो इतनी जो हीट है क्यू को हमने इसे रिप्रेजेंट किया, जितनी हीट लगती है। तो जब हम कोई भी चीज की हीट मेजर करेंगे तो उसको क्यू में रिप्रेजेंट करेंगे, और किसी भी चीज की कैपेसिटी, हीट की कैपेसिटी को मेजर करेंगे तो सी में मेजर करेंगे। और ये डिपेंड होती है मास और टेम्परेचर के ऊपर। इसके बाद हमने इस प्रिंसिपल के ऊपर कैलोरीमीटर देखा। कैलोरीमीटर इज नथिंग, जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट को डालो, ऑब्जेक्ट कितना हीट गेन करता है, कितना हीट लूज करता है वो पता चलता है। ओके। ये थर्मस फ्लास्क जैसा होता है, अंदर की ओर कंडक्टेड मटेरियल रहता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और बाहर की ओर इंसुलेटेड मटेरियल रहता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ताकि अंदर का टेम्परेचर बाहर ना जाए, बाहर का टेम्परेचर अंदर ना मिक्स हो जाए। और ये दोनों के बीच में जो वॉल होती है उसके अंदर एयर प्रेशर रहता है या एयर भरा रहता है। इतना सभी को क्लियर है? इतना सभी को समझा? मोस्टली कैलोरीमीटर के जो वेसल्स है कॉपर के बने रहते हैं। ओके। 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 और उसके बाद उसके अंदर स्टरर रहता है। अब स्टरर का क्या फंक्शन है कैलोरीमीटर के अंदर, स्टरर की क्या जरूरत है? क्विकली टेल मी स्टूडेंट्स, फास्ट।
स्टरर क्या करता है कैलोरीमीटर के अंदर? स्टरर जो है पानी का टेम्परेचर, कैलोरीमीटर का टेम्परेचर और उसके अंदर रिलीज किया हुआ ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इक्वल करते रहता है, वो स्टर करते रहेगा। यस, मेंटेन नॉट ओनली वाटर टेम्परेचर बट कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ओके, तो ये स्टरर का काम है। और थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर मेजर करते जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था कैलोरीमीटर का। इसके बाद हमने एक इक्वेशन देखा, ऑब्जेक्ट का हीट, फिर उसके बाद कैलोरीमीटर का हीट एंड वाटर का हीट। ठीक है, इसको हमने सेपरेट किया, यहाँ पे अलग अलग सेपरेट करके हमने इक्वेशन बनाया, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इसके बाद इसके बेसिस पे हमने सॉल्व्ड एग्जांपल देखा। उसके बाद अभी आज हमने पढ़ा इफेक्ट्स ऑफ हीट। अलग अलग सब्सटेंस पे अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं। हमने एक्सपांशन पढ़ा है अभी। तो एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स में क्या होता है? तीन तरह के एक्सपांशन होते हैं। लीनियर एक्सपांशन होते हैं, एरियल एक्सपांशन होते हैं और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन होते हैं। लीनियर एक्सपांशन जो होता है वो लेंथ के हिसाब से होता है, सिर्फ लेंथ बढ़ती है। ओके, ब्रेथ नहीं बढ़ेगी, हाइट नहीं बढ़ेगी, सिर्फ और सिर्फ लेंथ बढ़ेगी। और इसका कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट क्या है? लैम्बडा है। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखा एरियल एक्सपेंशन। इसका हमने सॉल्व एग्जांपल सॉल्व किया, हमने एरियल एक्सपेंशन देखा। एरियल एक्सपेंशन में दो चीजें एक्सपांड होती है, लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है। ओके, तो इसका जो कोएफिशिएंट रहेगा सी रहेगा। ओके, और अभी हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बात करेंगे तो थ्री डिमेंशनल होता है ये। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, हर जगह से ये एक्सपांड होता है। इसका कोएफिशिएंट कांस्टेंट है बीटा। ठीक है, हमने रेलवे ट्रैक का एग्जांपल देखा। इसके बाद हमने देखा एक्सपांशन ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स कैसे एक्सपैंड होते हैं। ठीक है, लिक्विड्स का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है, लेंथ नहीं होता है, ब्रेथ नहीं होता है, इसलिए ये जिस कंटेनर में फिल किए जाते हैं उसका शेप ले लेते हैं। तो हम वॉल्यूम की बात करेंगे क्योंकि हम उस कंटेनर को देख सकते हैं। ओके, लिक्विड्स को हम देख सकते हैं। सो यहाँ पे डायरेक्टली वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन होगा। बट गैस के केस में क्या होगा? गैस के केस में ना वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा, ना एरिया होगा, ना लेंथ होगा, ना ब्रेथ होगा, कुछ भी नहीं होगा। पर जब गैस को हम किसी कंटेनर के अंदर डालेंगे और उसको हीट करेंगे तो वो प्रेशर एक्सपांड होगा। तो प्रेशर एक्सपांड होने का मतलब ये है कि गैस का वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है। प्रेशर और वॉल्यूम को यहाँ पे इक्वल किया है, इसके लिए इसका फॉर्मूला भी सेम है रिलेटेड टू वॉल्यूम। So this was all with the respect to our chapter measurement and effects of heat. Any doubts students before leaving the classroom? किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक? Okay, yeah. It was clear, easy to understand. Okay. अभी कोएफिशिएंट का मतलब ये है, इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ओके, एक कांस्टेंट नंबर होता है। जैसे कि हम कांस्टेंट 1 पकड़ते हैं जब डिनोमिनेटर के नीचे। ओके, जब हम वन लिखते हैं तो वन वन जब लिखते हैं तो नीचे कुछ भी नहीं होता है, न्यूमरेटर वन होता है, डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होता है। ओके, वैसे ही कोएफिशिएंट में क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। ओके, ये जो कांस्टेंट होता है ये है सब जगह पे अप्लाई होता है। अब क्यों कांस्टेंट अप्लाई होगा? अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो आपके जो कैलकुलेशंस है वो वेरिएबल हो जाएंगे, वो अलग अलग जगह पे चेंज हो जाएंगे। ओके, तो मल्टीप्लाइंग द वेरिएबल इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जब भी आप कोएफिशिएंट की बात करो तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का आता ही है। तो एक समझ लो, इट इज अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ओके, जो हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर लाने के लिए, तो आप समझ लो एक तरह का ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अभी समझा? मतलब आपका आंसर स्टेबल होने के लिए कांस्टेंट को यूज करते हैं। क्लियर? ओके, ओके, चलो shall we stop here students? Yes students, okay, chalo bye students, see you tomorrow again. Bye, we will start new chapter tomorrow. Okay, bye everyone. Okay, bye. Yeah, bye, good evening to you too.
यू टू, विशाल, विकास, कादम्बरी, नंदिनी,